हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉरेन हेस्टिंग पार्ट 2। वॉरेन हेस्टिंग को आज खत्म कर लेते हैं ना। एक्चुअली वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर कि वॉरेन हेस्टिंग वंस ही हैड बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773 वाया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके एक साल पहले 1772 से ही वॉज गवर्नर ऑफ द फोर्ट विलियम। बट इन दैट कैपेसिटी उसके पास एक हरक्यूलन टास्क था, दैट ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस एंटायर एम्पायर फ्रॉम द इनकर्जन्स ऑफ द मराठास। Thereafter इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इवन अफगान इन्वेजन का थ्रेट वाज आल्सो देयर, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जो एक्चुअल इसेंशियल प्रॉब्लम एंटायर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेसिंग कि विथ इन कैलकाटा रेवेन्यू आना चाहिए, दैट रेवेन्यू इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एंड वो रेवेन्यू आएगा तभी यू कैन शो दैट बैलेंस शीट एंड यू कैन बेसिकली टेक अवे द अटेंशन फ्रॉम द कंपनी को जो प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहे थे उसकी वजह से कंपनी हैड टेकन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ लंदन, देयर आफ्टर फिर इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ भी था। फॉर दैट पर्पज 1772-1773 में ही हमने देखा था कि वॉरेन हेस्टिंग ने इजारदारी सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की। ड्यूअल गवर्नमेंट वॉज अबॉलिश, इजारदारी सिस्टम वॉज रिवाइव, एंड ये इजारदारी सिस्टम जो उसने रिवाइव करके रखी थी उसमें भी प्रॉब्लम हो गए, एंड दैट्स व्हाई ही अल्टीमेटली रिटर्न बैक टू बेसिकली ईयरली सेटलमेंट। ऑक्शन ऑफ वाला मेथड तो कंटिन्यू रखा, बस 5 ईयर सेटलमेंट, क्विनियल सेटलमेंट नहीं होगा। ये क्या होगा? ऑब्वियसली ईयरली सेटलमेंट होगा। ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर वॉरेन हेस्टिंग ने वापस से फोकस कर दिया, जिसके वजह से ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ कंपनीज टेरिटरी बिकेम जंगल इनहैबिटेटेड ओनली बाय वाइल्ड बीस्ट। ये एलिगेशन लेटर ऑन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगा के रखा हुआ था। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। इवन दो रेवेन्यू मेजर्स में वॉरेन हेस्टिंग फेल्ड एज सच, बट इन अदर मेजर्स वॉरेन हेस्टिंग के जो मेजर्स रहे वो काफ़ी फाउंडेशनल मेजर्स रहे हैं। इनफैक्ट लेटर ऑन लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज गोइंग टू एक्सेंचुएट दिस अदर मेजर्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के सिर्फ और सिर्फ वी कैन से रेवेन्यू मेजर जो है वही लेटर ऑन रिपील किए गए, इजारदारी सेटलमेंट को रिप्लेस करके परमानेंट सेटलमेंट आई थी। बट रेस्ट ऑफ द मेजर्स आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर ऑन ये मेजर्स कंटिन्यू किए थे वाया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अब इसके ऊपर अब थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट जुडिशियल मेजर्स। एज फार एज जुडिशियल मेजर्स आर कंसर्न देन ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी हमने इसके पहले देखा था कि नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इन इंडिया इज गेटिंग क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले तो अब एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाम की एक पोजीशन है। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर पूरा बंगाल वाला एरिया, एंड बंगाल में अल्टीमेटली वॉरेन हेस्टिंग ने ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फोकस करके रखा हुआ था। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कलेक्टर अपॉइंट हुआ था, एंड ये कलेक्टर के अंडर अल्टीमेटली वी हैड सीन कि सारे के सारे कौन रहेंगे? इजारदार रहेंगे, एंड इजारदार अल्टीमेटली अपने अपने एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ये कलेक्टर को अपना अपना रेवेन्यू सबमिट करेंगे। अल्टीमेटली कलेक्टर के ऊपर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी बैठा के रखा था, एंड ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल हैंडल ऑल द रेवेन्यू रिलेटेड मैटर, एंड दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरपर्सन ही रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज़ वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग विल एक्ट एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये इलेबोरेट मेजर हम लोगों ने रेवेन्यू साइड पे कवर अप करके रखा हुआ था। इनफैक्ट कलेक्टर ये पोजीशन वॉरेन हेस्टिंग ने इंडिया में क्रिएट की थी। और कलेक्ट क्या करेंगे आप? कलेक्ट ऑफ ऑब्वियसली रेवेन्यू तो कलेक्ट करोगे, तो रेवेन्यू कलेक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पोजीशन। बट अब जुडिशियल रिफॉर्म भी उतने ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, एंड जुडिशियल रिफॉर्म में अगेन ये डिस्ट्रिक्ट जो है वही पाइवोट बना। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वॉरेन हेस्टिंग ने 2 इंपॉर्टेंट कोड बनाए हुए हमको दिखाई देते हैं। एक है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, एंड आफ्टर एक है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत। तो एक डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत एंड आफ्टर एक डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वॉरेन हेस्टिंग ने बना के रखी हुई थी। इनफैक्ट वॉरेन हेस्टिंग ने ये डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत जो है ये कलेक्टर के हाथ में ही दे दी थी, एंड दैट इज़ हाउ कलेक्टर अर्लीस्ट लेवल पे मैजिस्टोरियल पावर जो है या फिर मैजिस्ट्रेट वाली पावर भी कलेक्टर के पास आ गई। अल्टीमेटली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? ये वाली पोजीशन आपको आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही दिखाई देगी कि इसके पास रेवेन्यू पावर भी रहेगी, एंड रेवेन्यू के साथ साथ सर्टन जुडिशियल पावर भी रहेगी। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम वॉरेन हेस्टिंग हिमसेल्फ। वॉरेन हेस्टिंग ने ही पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर ये पोजीशन क्रिएट की, उसके अंदर पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डाल दिया। हर एक लैंड ऑक्शन ऑफ होगा, इजारदार अल्टीमेटली बोली लगाएगा, बोली लगा के जितनी बोली उसने लगाई उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके कलेक्टर को दे देगा। कलेक्टर विल दिस सबमिट दिस रेवेन्यू टू द ऑब्वियसली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड सिमिलरली यही कलेक्टर के अंडर अब बेसिकली सिविलियन साइड ऑफ द जुडिशरी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, एज द नेम सजेस्ट ये सिविलियन जुडिशरी है या फिर बेसिकली सिविल लॉज जो है हैंडल करने वाली जुडिशरी है।
एनी केस दैट इज़ अप टू ₹500, अगर 500 रुपये तक का अगर कोई भी केस है तो ऑब्वियसली दिस डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत विल नाउ हैंडल इट. वॉरेन हेस्टिंग डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ बैंडविड्थ कि लोकल लेवल पे, तालुक एंड डिस्ट्रिक्ट विलेज लेवल पे जाके वहाँ पे कोई जुडिशियल अरेंजमेंट वो करे. इट वॉज लेटर ऑन डन बाय वी कैन से लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस तो विलेज लेवल पे उतरे थे, जिसके ऊपर लेटर ऑन हमको बातें भी करनी है, इसका इवोल्यूशन भी तो हमको देखना है लेटर ऑन. बट एज फार एज वॉरेन हेस्टिंग इज कंसर्न, उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत के ऊपर एक और पर्टिकुलर अदालत बना के रखी हुई थी, दैट इज बेसिकली सदर दीवानी अदालत. ना ये सदर दीवानी अदालत जो है इट विल बी हेडेड बाय अ प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब 2 ऑफिशियल. अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट पोजीशन भी वॉरेन हेस्टिंग ने खुद के पास ही रखी. तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ही विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सदर दीवानी अदालत. एंड इन दैट कैपेसिटी अगर कोई भी केस 500 रुपीज़ से अबो की रहेगी तो वो पर्टिकुलर केस जो है डायरेक्टली सदर दीवानी अदालत के पास आएगी. एंड दर आफ्टर अगर ये पर्टिकुलर कोर्ट के खिलाफ आपको अपील करनी है देन यू कैन गो टू द सदर दीवानी अदालत. तो वी कैन से एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कि अगर 500 रुपये के ऊपर वाला केस है तो आपको डायरेक्टली सदर दीवानी अदालत में जाना है. एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन कि डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत का जो डिसीजन है उसके खिलाफ भी अब आप सदर दीवानी अदालत में जा सकते हो. तो दिस इज समथिंग दैट इज़ अ क्रूड लेवल का वी कैन से सिविलियन साइड ऑफ द जुडिशरी. ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही 2 पर्टिकुलर कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दर आफ्टर प्रोविंशियल कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट जो है इंडिया में इवॉल्व होने वाले थे. बट इन एनीवेज अल्टीमेटली थोड़ा सा क्रिमिनल साइड में भी आएंगे कि अभी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी है. फौजदारी का मतलब क्या है कि ये लोग क्रिमिनल साइड हैंडल करेंगे, क्रिमिनल लॉज हैंडल करेंगे. फॉर दैट पर्पज़ अल्टीमेटली हम लोग को दिखाई देता है कि एक इंडियन ऑफिसर कंपनी ने अपॉइंट किया. ये इंडियन ऑफिसर कंपनी हायर करेगी एंड ये कंपनी अफिलिएटेड इंडियन ऑफिसर रहेगा. एंड ही विल बी असिस्टेड बाय काजी एंड देयर आफ्टर मुफ्तीज. काजी एंड मुफ्ती काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन है. अगर आपने मीडियल इंडिया किया तो हम लोगों ने देखा है कि मीडियल इंडिया में हम लोगों को मौलवी दिखाई देते हैं एंड इमाम दिखाई देते हैं. मौलवी एंड इमाम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया लॉ देंगे, मतलब आज के टाइम के लॉयर यू कैन कंसिडर. एंड आफ्टर काजी एंड मुफ्ती हमको दिखाई देते हैं, दिस आर द जजेस ऑफ द इस्लामिक लॉ. तो काजी या फिर मुफ्ती वाला पोजीशन सिग्निफाई कि दे आर द जजेस. ये एक्चुअल में जजेस हुआ करते थे अंडर बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, बट नाउ दे वर कन्वर्टेड इनटू सबसर्विएंट ऑफिसर ऑफ द कंपनी. इनके ऊपर एक इंडियन ऑफिसर ही बिठाया बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी ऑफिशियल्स हैड नो आइडिया अबाउट इंडियाज़ लॉ ना. हमने ये वाला फैक्चुअल डाटा भी पहले भी देखा था, बट अगेन इसके ऊपर भी बेसिकली लेटर ऑन भी बात करनी है क्योंकि कोड ऑफ गेंटू लॉ नाम का बुक वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया, बट वो लेटर ऑन बनाया 1784 में बनाया. तो उसके ऊपर भी अब थोड़े टाइम में बात करेंगे. बट इन एनीवेज इनिशियल लेवल पे ब्रिटिशर्स को इंडिया के लॉ के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी एंड दैट्स अल्टीमेटली ये वाला साइड इंडिया के हाथ में ही दिया गया था. इनके ऊपर अल्टीमेटली फिर क्या होगा, सदर फौजदारी अदालत. तो एक सदर फौजदारी अदालत इन्होंने इनके ऊपर बना दी. एंड ये सदर फौजदारी अदालत किसके अंडर रहेगी, फिर ऑब्वियसली इट विल बी अंडर डेप्यूटी नाजिम. ये वही डेप्यूटी नाजिम है जिसके थ्रू कंपनी निज़ामत पावर जो है, जो हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में भी देखी थी, बट ये निज़ामत पावर जो डेप्यूटी नाजिम के अंडर थी जो हमने कल देखा था. तो ऑब्वियसली वही वाला नाजिम जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. अल्टीमेटली ये जो नाजिम जो है ही विल बी रिपोर्टिंग टू दिस पर्टिकुलर काउंसिल, प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर, जिसके चेयरपर्सन है गवर्नर जनरल. अल्टीमेटली ये काउंसिल डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत तो खुद ही संभालेंगे ये लोग, बट यहाँ पे डेप्यूटी नाजिम वॉज देयर एंड डेप्यूटी नाजिम के ऊपर अल्टीमेटली एक कैलकाटा काउंसिल वी कैन से या फिर प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर वाली काउंसिल है वो आ गई. अल्टीमेटली इसमें भी सर्टन लॉज वर क्रिएटेड कि दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो है इट कैन बेसिकली गिव डेथ सेंटेंस एंड देयर आफ्टर इट कैन ऑल्सो कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी जब्त भी कर सकते हो या फिर आप डेथ सेंटेंस भी दे सकते हो, बट ये देने से पहले आपको इनकी परमिशन लगेगी. तो विदाउट परमिशन इट इज़ नॉट पॉसिबल. परमिशन ऑफ द सदर अदालत इज़ रिक्वायर्ड. एंड सदर अदालत का जो चेयरपर्सन है आपका दैट इज़ डेप्यूटी नाजिम, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर जनरल हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वी कैन से. तो बहुत ही क्रूड साइड की इन्होंने जुडिशियल मैकेनिज्म जो है या फिर जुडिशरी बना के रखी हुई थी. फर्दर यहीं पे वॉरेन हेस्टिंग को इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आने चालू हो गए कि वंस यू हैव गॉट एंटायर मशीनरी अंडर योर सेल्फ, इवन दो क्रिमिनल साइड के ऊपर आपने इंडियंस को बिठा के रखा हुआ है, बट दे आर रिपोर्टिंग टू द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स हैव नो आइडिया अबाउट इंडियाज़ लॉ. एंड दैट्स फाइनली हमको दिखाई देता है कि 1784 में वॉरेन हेस्टिंग ने कैलकाटा मदरसा बनाया.
ये कैलकाटा मदरसा में अल्टीमेटली मौलवीज एंड आफ्टर पंडित लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, पहले इनको इंग्लिश सिखाया एंड इनसे अल्टीमेटली इनके रिलीजियस लॉज मतलब बेसिकली शरिया एंड आफ्टर वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति, ये सारे के सारे लॉज एक इंग्लिश बुक में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज कोड ऑफ गेंटू लॉ। ये कोड ऑफ गेंटू लॉ क्या है? तो इट इज़ नथिंग बट अ डाइजेस्ट या फिर कंपाउंडियम वी कैन से, इन विच ऑल हिंदू एज वेल एज मुस्लिम लॉ जो है दोज आर बेसिकली प्रेजेंट इन एन इंग्लिश फॉर्मेट। तो ऑब्वियसली आपको अगर हिंदू लॉ पढ़ना है आपको संस्कृत आनी ज़रूरी है, अगर आपको इस्लामिक लॉ पढ़ना है तो आपको इस्लामिक लैंग्वेज दैट इज़ पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी व्हाट आर शरिया लॉ, हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी व्हाट आर कुरान, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति या फिर वेदा एंड पुराना। एंड इन दैट कैपेसिटी ये सारे ही लैंग्वेजेस के जो लॉज है वो इंग्लिश में होने ज़रूरी है, ताकि जब जब ये क्रिमिनल साइड वाले लोग वॉरेन हेस्टिंग के पास आएंगे तो वॉरेन हेस्टिंग शॉल बी नोइंग ना कि भाई एग्जैक्टली लॉ क्या है, अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज हैविंग टू लिसन टू द इंडियन पीपल एंड जो बोल रहे हैं उसकी गारंटी थोड़ी ना होगी कोई। एंड दैट्स अल्टीमेटली दिस एंटायर कैलकाटा मदरसा जो वॉरेन हेस्टिंग ने ही क्रिएट किया था इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एंटायर हिंदू लॉज एज वेल एज मुस्लिम लॉ इनटू ब्रिटिश लैंग्वेज विच इज़ कोड ऑफ गेंटू लॉ। एंड एक कोड ऑफ गेंटू लॉ आने के साथ साथ हमको दिखाई देता है कि बेसिकली इंडिया में एक सेम्बलेंस ऑफ नाउ जुडिशियल मैकेनिज्म जो है वो आना चालू हो गया। लेटर ऑन इसके ऊपर कॉर्नवालिस ने अपना कोड लगाया, वो कॉर्नवालिस कोड क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमको एक और चीज़ दिखाई देती है, दैट इज़ बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बना हुआ था। ये रेगुलेटिंग एक्ट से ये वाली पोजीशन वॉरेन हेस्टिंग को मिली हुई भी थी, तो यही रेगुलेटिंग एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट भी बना के रखा हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट विल बी देयर एट कैलकाटा एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस प्लस 2 अदर जजेस। तो 1 चीफ जस्टिस एंड 2 अदर जजेस से ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट बनेगा। पहले चीफ जस्टिस का नाम था लॉर्ड इम्पे। तो लॉर्ड इम्पे वॉज बेसिकली द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्या है फिर इन ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग ये वाले लॉज देखेंगे, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, यहाँ पे हिंदू लोगों के ऊपर हिंदू लॉज लगेंगे, मुस्लिम लोगों के ऊपर मुस्लिम लॉज लगेंगे। क्रिमिनल साइड में दे ऑलवेज एम्फोसिस्ड अपॉन मुस्लिम लॉ, मतलब शरिया लॉ ही लगेगा, बिकॉज बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली हिंदू मुस्लिम लॉ यहाँ पे लग रहे हैं एंड मुस्लिम लॉज यहाँ पे लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली कैलकाटा में ही या फिर एंटायर बंगाल में देयर आर लॉट्स ऑफ यूरोपियन पीपल ऑल्सो ना। एंड ये यूरोपियन पीपल में कौन है? देन ऑब्वियसली हमने देखा है कि डच पीपल वेयर देयर, फ्रेंच पीपल वेयर देयर, वैसे अल्टीमेटली वी कैन टॉक अबाउट जर्मन पीपल वेयर देयर, पॉलिश पीपल वेयर देयर, अर्मेनियन पीपल वेयर देयर। तो ऐसे मल्टीपल यूरोपियन पीपल वेयर ऑल्सो देयर हु वेयर कैरिंग आउट देयर ओन बिजनेस एक्टिविटीज एट अ लोकल लेवल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉट एवर द केस मे बी। यूरोपियंस के ऊपर तो आप हिंदू लॉ, धर्मशास्त्र, धर्मस्मृति वाले एंड देयर आफ्टर फिर शरिया लॉ तो लगा नहीं पाओगे। एंड दैट्स व्हाई यही यूरोपियंस ने अगर कोई क्राइम कमिट किया सॉरी विच विल बी अ सिविलियन क्राइम ऑल्सो या फिर क्रिमिनल क्राइम ऑल्सो, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर आप हिंदू लॉ नहीं लगाओगे, इनके ऊपर आपको यूरोपियन लॉज लगाने पड़ेंगे। एंड ये यूरोपियन लॉज लगाने का काम अल्टीमेटली कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा करेगा। एंड दैट इज समथिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। अल्टीमेटली से फॉर एग्जांपल एक लड़ाई झगड़ा हुआ एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ऑब्वियसली फॉर वो यहाँ पे चला जाएगा अपने अपने कोर्ट में। बट अगर वही लड़ाई झगड़ा अगर से फॉर एग्जांपल एक ब्रिटिश सिटीज़न और एक जर्मन सिटीज़न में हुआ है तो ऑब्वियसली फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। बट इसका वर्स्ट एंगल वही था कि अगर से फॉर एग्जांपल एक हिंदू या फिर मुस्लिम वर्सेस एक ब्रिटिश हो रहा है तो ऑब्वियसली केस यहाँ पे चली जाएगी। एंड इन दैट कैपेसिटी फिर जो यूरोपियन लॉज होंगे सुप्रीम कोर्ट में वही सारे के सारे इम्प्लीमेंट होंगे। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली दिस सुप्रीम कोर्ट बेसिकली स्टार्टेड इट्स फंक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज 1947 तक इंडिया में फंक्शनिंग रहा है। 1947 में अल्टीमेटली इसको फेडरल कोर्ट के साथ मर्ज करके अल्टीमेटली वी कैन से हम लोगों ने हमारा खुद का सुप्रीम कोर्ट निकाला। बट ऑब्वियसली लॉज काफ़ी सिग्निफिकेंट है, यही जुडिशरी में आप कौन से लॉ लगा रहे हो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। एंड यही जुडिशरी में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या फिर यूरोपियन लॉ ब्रिटिशर्स ने लगाना चालू किया एज द केस मे बी। एंड दैट इज़ समथिंग फॉर वी कैन से जुडिशियल मेजर ऑफ द
वॉरेन हेस्टिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। लेटर ऑन अब इसमें कॉर्नवालिस कुछ एडिशन करेंगे, वो क्या एडिशन करेंगे दैट इज समथिंग दैट वी विल सी इन लेटर पीरियड ऑफ टाइम। बट इन एनी केस आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अदालत में अल्टीमेटली दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत, एंड एज आई टोल्ड यू दीवानी अदालत सिविल केसेस हैंडल करेगा। सिविल केसेस मतलब कौन से केसेस, तो प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, कास्ट, मैरिज रिलेटेड केसेस। एंड इसमें हिंदू रहोगे तो हिंदू लॉ, मुस्लिम रहोगे तो मुस्लिम लॉ। इनके ऊपर सदर दीवानी अदालत, तो अगर कोई भी केस जो है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत 500 रुपये तक की हैंडल करेगा, 500 रुपये के अबो वाली केस रहेगा तो वो सदर दीवानी अदालत पे जाएगी। यानी सदर दीवानी अदालत एक प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स के अंडर रहेगी। ये प्रेसिडेंट मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही रहेगा। वैसे अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत एंड डिस्ट्रिक्ट सदर फौजदारी या फिर सदर निज़ामी अदालत भी आप इसको बोलोगे। ये वाली जो अदालत है एज आई टोल्ड यू इसमें एक इंडियन ऑफिसर रहेगा और उसको असेस करने के लिए काजी मुफ्ती हमको दिखाई देंगे। मोहम्मदन लॉ यहाँ पे चलेंगे, इस्लामिक लॉ, डेथ सेंटेंस भी देंगे, कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी करेंगे, बट कन्फर्मेशन ऑफ सदर निज़ामी अदालत इज़ रिक्वायर्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ऑर्डर। और इनके ऊपर जो सदर निज़ामी अदालत रहेगी वो क्या करेगी, ऑब्वियसली ये वाली जो है डेप्यूटी नाजिम के अंडर रहेगी। ही विल बी असिस्टेड बाय अगेन मुफ्तीज, मौलवीज एक्सेट्रा, एंड अल्टीमेटली दे विल बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द कैलकाटा काउंसिल, मतलब ये वाली काउंसिल प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर वाली। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया हुआ था, एंड ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बनाने के पीछे का जो रीज़न है ये अल्टीमेटली ब्रिटिश सब्जेक्ट या फिर यूरोपियन सब्जेक्ट जो अब बंगाल में है उनके लिए, कि इफ़ यू आर अ यूरोपियन पर्सन आपके ऊपर हिंदू या फिर मुस्लिम लॉज नहीं लगेंगे, एंड हिंदू मुस्लिम लॉ अगर नहीं लगेंगे देन ऑब्वियसली आपके ऊपर यूरोपियन लॉज लगेंगे, और लगाने का काम कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। एंड वैसे अल्टीमेटली कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ में कोड ऑफ गेंटू लॉ जिसका फाइनल वर्जन 1784 में आया, बट अर्लीस्ट लेवल में हम लोगों को दिखाई देता है कि 1776 ऑनवर्ड ये वाले बुक जो इन्होंने बनाने चालू कर दिए थे। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। एंड वैसे ही वॉरेन हेस्टिंग का कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है। ये कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट आपने हमेशा सुना होगा कि इंडिया की जो हिस्ट्री है सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ही अनर्थ मतलब ढूंढनी चालू कर दी थी। वाई, बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे ही कोड ऑफ गेंटू लॉ इन्होंने बनाना चालू कर लिया, दे गॉट टू नो कि इंडिया का पास्ट बहुत बड़ा है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज पास्ट दैट इज़ इंडिया इज़ हैविंग, एंड वी शॉल बी नोइंग मोर अबाउट दिस पास्ट, बिकॉज जितना पास्ट जानोगे उतना धर्मशास्त्र, धर्म स्मृति एंड कुरान समझोगे, एंड उतने ही लोकल लेवल पे आप लॉज जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। विदाउट नोइंग कस्टम एंड ट्रेडिशन हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल लोकल लॉज, एंड दैट्स अल्टीमेटली कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दिस वॉरेन हेस्टिंग एंड हिज बैंड ऑफ एसोसिएट इज़ ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इनको ओरिएंटलिस भी बोला जाता है। ओरिएंटलिस मतलब ये वो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया में आके वर्नाकुलर लैंग्वेज में यकीन रखते थे, और इंडिया का एक ग्रेट पास्ट है इसमें भी यकीन रखते थे, और यही ग्रेट पास्ट यानी यही लैंग्वेजेस वेस्टर्न वर्ल्ड में फैलाने के लिए इन्होंने मल्टीपल काम करके रखे थे। यानी मल्टीपल काम अल्टीमेटली कौन से थे, सो से फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स विल्किंस ने इनिशियल लेवल पे गीता को ट्रांसलेट करके रखा था। वैसे ही अल्टीमेटली वी कैन टॉक विलियम जोन्स जो है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में फॉर्म की थी। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, इंक्वायरिंग इनटू हिस्ट्री, सिविल एंड नेचुरल, द एंटिक्विटीज़, आर्ट्स, साइंसेस एंड लिटरेचर ऑफ एशिया। तो मतलब एशियाटिक लोग जो है उनका पास जो उसको हमको ढूंढना है एंड पूरे दुनिया के सामने रखना है। एंड वैसे ही अल्टीमेटली हम लोग को दिखाई देता है कि नेथानियल हेलहेड जो है उन्होंने संस्कृत ग्रामर जो है उसको भी कन्वर्ट किया था। अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर बैंड इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। लेटर ऑन देयर विल बी एन इंग्लिश हिस्टोरियन टेल इस कॉन्ट्रोवर्सी, तो तभी भी इनके ऊपर हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है। एंड लेटर ऑन अपने ये फैक्ट मैंने आपको एंशन में भी बताया था कि 1838 में जेम्स प्रिंसेप discovered Brahmian Kharoshti script. James Prinsep himself was one of the member of Asiatic Society of Bengal, जो विलियम जोन्स ने बना के रखी हुई थी। तो दिस पर्टिकुलर बैंड ऑफ पीपल दैट इज़ ओरिएंटलिस्ट, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट बिकॉज दे गिव कॉन्फिडेंस टू इंडियंस कि आपका पास भी बड़ा है एंड देयर इज़ नो रीज़न टू हैव एनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यही वाला डाटा यूज़ करके अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय कुड विथस्टूड अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, he could withstood against the onslaught of the British administration कि इंडिया का सब कुछ बुरा है। तो ये बुरा नहीं है भाई, ब्रिटिशर्स ने बता के रखा इनिशियल पीरियड में अच्छा है, एंड दैट इज़ बेसिकली द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। हाउएवर यूरोपियन सिचुएशन वेयर फास्ट चेंजिंग। 1782 में अमेरिका पूरा का पूरा ब्रिटेन के हाथ से चला गया। 1782 ऑनवर्ड होम गवर्नमेंट दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरफियर करना चालू कर दिया,
and home government was now ready to send their most significant personality in India by removing Warren Hastings, that is Lord Cornwallis. ये वही कॉर्नवालिस है जो यूरोप में या फिर वी कैन से अमेरिका में वॉशिंगटन के हाथों बैटल ऑफ यॉर्कटाउन हार के आए थे, एंड दैट्स व्हाई ही वाज अवेयर कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ हमको प्रिवेंट करनी है in order to keep colony a colony, in order to keep away the feeling of independence from colony. And that's why 1784 onward वॉरेन हेस्टिंग जो है उनको रिकॉल किया गया 1784 से लेके 86 के ऑनवर्ड फाइनली हमको दिखाई देता है कॉर्नवालिस को इंडिया में भेजने का प्रोसेस चालू हुआ. फाइनली 86 में वॉरेन हेस्टिंग वॉज टोटली रिकॉल्ड एंड 86 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज सेंट इन टू आवर कंट्री. अनफॉर्चुनेटली फॉर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने जो इंडिया में रह के करप्शन फैलाया हुआ था वो किसी से छुपा नहीं. अल्टीमेटली रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो एंड देयर आफ्टर इवन वॉरेन हेस्टिंग ऑल्सो, ये दोनों इंपॉर्टेंट गवर्नर थे फोर्ट विलियम के इन इनिशियल पीरियड ऑफ द टाइम, और इन्होंने ह्यूज रैम्पेंट करप्शन इंडिया में करके रखा हुआ था. इनफैक्ट हम लोगों को रॉबर्ट क्लाइव की तो प्रॉपर्टी भी पता है कि व्हेन ही हैड अराइव्ड इनटू इंडिया ही हैड ओनली 2,500 पाउंड प्रॉपर्टी, बट व्हेन ही लेफ्ट इंडिया ही हैड 4 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी एंड ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूरोप एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम. वॉरेन हेस्टिंग के डाटा तो कभी रिलीज़ नहीं हुए, बट वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे, एंड उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एलिगेशन था कि जो उन्होंने कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ा के रखा हुआ था कि 1766 में इट वाज ओनली 2.5 लाख पाउंड, वहाँ से बढ़ा के आपने ऑलमोस्ट 9.5 लाख पाउंड तक का कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ा के रखा है. उसी में अल्टीमेटली करप्शन के एलिगेशन भी लगे. अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, फॉर्चुनेटली फॉर वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने जो काम इंडिया में करके रखा था फॉर सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस कंट्री, इसके वजह से उनको अल्टीमेटली बाइज्जत बरी कर दिया. ही वॉज बेसिकली डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विसेज, बट ऑनरेबली डिस्चार्ज करके रखा हुआ था. उनको उनका पेंशन दे दिया, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड में सीट भी मिली, बट अल्टीमेटली उनका जो करप्शन है इंडिया में इट अल्टीमेटली वॉज वेरी सिग्निफिकेंट. बट इसके ऊपर अब ज़्यादा इन डिटेल जाके कोई फ़ायदा है नहीं. दिस इज़ जीएस वाला पर्पस, तो जीएस पर्पस से ही करेंगे, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर. एंड दैट सम्स अप दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑल्सो कि वॉरेन हेस्टिंग एंड वॉरेन हेस्टिंग के अंदर के डेवलपमेंट. अब कल कॉर्नवालिस में जाते हैं, बट अगेन आगे जाने से पहले जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है बेसिकली अभी जस्ट रिसेंटली इट वाज लॉन्च ऑन 5 दिसंबर एंड द बैच इज़ नाउ क्लोजिंग ऑन 12th ऑफ दिसंबर गाइज. सो अगर आप कोई जीएस फाउंडेशन कोर्स देख रहे हैं देन दिस इज़ द वेरी गुड कोर्स दैट इज़ अवेलेबल. सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर अप होंगे, मेंटर्स का एक्सेस आपको रहेगा, टेस्ट सीरीज इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फाउंडेशन कोर्स जो मार्केट में 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा के अवेलेबल है, सब्सिक्वेंटली बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल है. तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन कोर्स, एंड ये फाउंडेशन कोर्स में आई ऑल्सो टीच हिस्ट्री, तो बेसिकली यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स बाय यूजिंग माई कोड SN Live. ऑब्वियसली बैच इज क्लोजिंग ऑन 12th ऑफ दिसंबर, सो हरी अप. जल्दी जितना एडमिशन लोगे, जल्दी जितना पढ़ोगे, उतना लेटर पीरियड में आपको एडवांटेज रहेगा ही रहेगा. एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज. अगेन जाने से पहले okay, you will get the access of this particular PPT on the Telegram channel of us, and if you have any doubt to me you can ask it to me on the Instagram channel of us, CSE with Sainil Nagre. So thank you so much guys. अब अगेन कल मिलते हैं एंड अब कॉर्नवालिस पे जाएंगे एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर के एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो अब उसको कवर अप करेंगे. सो थैंक यू सो मच. आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ गाइस. थैंक यू सो मच.